हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल सी बात की, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है। आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था डिसोल्यूशन। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे है लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप। सर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है क्या? यस, हाँ रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। क्या हुआ? नहीं, वो मतलब ऑप्शन आया था कंटिन्यू करने का, तो कर दिया। हम लोग क्या करते हैं बात कि ये सिंपल सा चीज है कि हम लोग बात करते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन दोनों सिमिलर वर्ड है। हम लोग पार्टनरशिप में लिक्विडेशन वर्ड यूज करते थे और यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वहां पे डिसोल्यूशन वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब होता है इट मींस द डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी टू ब्राउट about and its assets, realize and repayment या apply in payment of its liabilities, यानी कि डेब्ट्स। सिंपल से बोलता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस है जिसमें कंपनी को हम लोग क्लोज करेंगे और जितने भी एसेट्स होगा उससे हम लोग पैसा रियलाइज करेंगे और उस पैसा से डेब्ट का, दैट मींस की लायबिलिटीज का, लोन का हम पेमेंट करेंगे। और जो बैलेंस बचेगा, इफ एनी रिमेनिंग, कुछ भी अगर बैलेंस है, तो पे बैक टू द मेंबर्स। हम लोग क्या करेंगे, इसका पेमेंट हम लोग मेंबर्स को कर देंगे। अब पेमेंट कैसे करेंगे, किसको कितना देंगे, तो प्रोपोर्शनेट मेड बाय द टर्म, जितना उसने शेयर लगाया था शेयर के प्रोपोर्शनेट में उसको हम लोग पेमेंट करेंगे। क्लियर है लिक्विडेशन? यस या नो? यस या नो? यस सर। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन जनरली तीन तरह का है। लिक्विडेशन जनरली दो तरह का है। एक पहला होता है कंपल्सरी लिक्विडेशन और दूसरा होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन। पहला होता है कंपल्सरी लिक्विडेशन, दूसरा होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन। आप लोगों को कंपल्सरी लिक्विडेशन तो पढ़ना नहीं, वॉलंटरी लिक्विडेशन की हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल से बोलता है कंपल्सरी लिक्विडेशन जो है ग्राउंड्स और केस और सर्कमस्टांसेस in which the company may be bound up by the National Company Law Tribunal। अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग सेक्शन 271 बोलता है कि अगर उसके अकॉर्डिंग आप उसको बंद करते हैं तो हो गया कंपल्सरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन, इट इज द वर्थ मेंशन दैट when members and creditors of the company, अगर मेंबर्स और क्रेडिटर्स, कंपनी का मेंबर्स और क्रेडिटर्स अगर डिसाइडेड करता है कि नहीं इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल उसमें कुछ भी नहीं बोलेगा, इट इज नोन एज वॉलंटरी बाइंडिंग ऑफ कंपनी। तो उसको हम लोग वॉलंटरी बाइंडिंग ऑफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी बाइंडिंग ऑफ। अगर ट्रिब्यूनल के विदाउट इंटरफेरेंस के अगर मेंबर, दैट मींस की शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स बोलता है कि नहीं इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब हम लोग को इस चैप्टर में आप लोगों के लेवल पे पढ़ना है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। देखिए लिक्विडेटर्स फाइनल
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब बोलिएगा सर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है, सबसे पहले ये समझिए, हमने बोला कि लिक्विडेशन में एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे या एसेट से अमाउंट रियलाइज करेंगे और उसका पेमेंट लायबिलिटीज को होल्डर्स को देंगे, यानी लोन का चुकाएंगे। ये काम करने के लिए सबसे पहला चीज एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। इस काम को यानी कि एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा, उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट पर्सन इज नोन एज लिक्विडेटर्स। तो पर्सन क्या कहलाएगा? लिक्विडेटर्स कहलाएगा। अब वो लिक्विडेटर्स जितना भी एसेट्स बेचेगा या एसेट से जो पैसा रियलाइज करेगा और लायबिलिटीज का जो पेमेंट करेगा, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना उसे, आया ना? उसका उसे हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो वो हर साल हिसाब देता है, लेकिन एंड ऑफ द लिक्विडेशन, जिस साल क्लोज हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है, उस साल जो हिसाब देगा तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएगा। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। अगेन रिपीट हम कर रहे हैं, पूरे एसेट से जो वैल्यू रियलाइज करना है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, उस काम करने के लिए, इस वर्क को करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट होगा, जिस पर्सन का नाम है लिक्विडेटर्स। उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर्स। अब लिक्विडेटर जो हिसाब देगा, जो फाइनल स्टेटमेंट्स देगा बना करके कि हमने इतना रियलाइज किया और इतना पेमेंट किया, उसी स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। तो एज इट इज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हो गया ना, आया ना? यस सर। रिसीव्ड एंड पेमेंट्स, एक तरफ रिसीव्ड करेगा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स करेगा। इसको हम लोग लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे नोट्स पे दिया हुआ है। नोट जो दिख रहा है, एवरी लिक्विडेटर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट at the end of each year of the binding up of the company. At the end of the last year of binding up, जब लास्ट ईयर होता है बाइंडिंग अप का, the prepare an account which is known as liquidators final statements of account. इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। अब एक चीज हम आप लोग को बता देते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो जब भी हम लोग लिखे हुए हैं, नोट्स पे भी ध्यान दीजिएगा और बोर्ड पे भी हम लिख रहे हैं, बोर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हम जो बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो साइड है, एक रिसीप्ट हो गया, नोट्स में भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और एक एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया, जो वैल्यू हमने एस्टिमेट किया था, और एक हो गया रियलाइज्ड वैल्यू। रियलाइज्ड वैल्यू, जो पैसा हमें रियलाइज होगा। अगला हम लोग बात करते हैं पेमेंट्स। और एक क्या हो जाएगा? अमाउंट। एक हो गया पेमेंट, दूसरा क्या हो गया? अमाउंट्स।
अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज पेमेंट्स ऑफ अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज रिसीप्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले आपके पास तो पैसा रिसीप्ट होगा तभी तो पेमेंट करोगे ना। तो कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है ये समझिए। पहले या तो कॉस्ट में कैश इन हैंड, कैश हाथ में होगा, कैश एट बैंक, ये भी हो सकता है। अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को बेचेंगे, रिलाइज फ्रॉम एसेट्स, रिलाइज फ्रॉम एसेट्स। और एक फोर्थ होता है, हम लोग बताएंगे आगे, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। अब एसेट से रिलाइज है तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब होगा, सबका रिलाइज लिखते जाएंगे, कितना एस्टिमेटेड था, कितना मिला। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज क्या होता है इसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। जैसे आपने किसी पर्सन से 10 लाख रुपया का लोन लिया, आपने क्या किया, किसी पर्सन से 10 लाख रुपया का लोन लिया। अब वो बोल रहा है कि भैया हम लोन फ्री में तो देंगे नहीं, लोन के लिए हमको सिक्योरिटी चाहिए। आपने के पास एक लैंड था जिसका उस समय का वैल्यू 25 लाख रुपया था, आपने उसे दे दिया सिक्योरिटी के रूप में। अब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, आपने लोन कितना का लिया था, 10 लाख का, और आपने सिक्योरिटीज के रूप में कितना का एसेट दिया, 25 लाख। अब जब कंपनी लिक्विडेट हुई थी, इस एसेट को आप सेल करोगे, यस या नो? कौन सेल करेगा? जिस एसेट को आप ही सेल करोगे ना, लिक्विडेटर। तो सेल किए तो इस एसेट से मिला आपको 22 लाख रुपया। तो 10 लाख आप पहले उसको दोगे, यस या नो? यस 10 सर। लाख रुपया दोगे, और बाकी जो 12 लाख रुपया डिफरेंस हुआ वो आपके लिए कहलाएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। यानी कि वैसे अमाउंट derived from those assets which are given to for loan as a security। ये ऐसा सरप्लस अमाउंट है जो हम लोग किसी को सिक्योरिटीज में दिए हुए थे कोई एसेट्स, और उससे जो पैसा रिलाइज होता है, सरप्लस जो रिलाइज हुआ उसको पेमेंट करने के बाद, तो वो भी तो आपके रिसीप्ट ही हुआ ना, यस या नो? सर एक बार और बता दीजिए ना। फिर से हम बोल दे रहे हैं, देखिए सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज वैसे अमाउंट को हम लोग बोलते हैं जो अमाउंट हमने किसी को एक एसेट्स को पे लोन लिया था, जिसको मोर्गेज आप लोग बोलते हो, तो हम लोग सिक्योरिटीज के रूप में एक लैंड दे दिया या कोई भी एसेट दिया, तो लोन ले लिया। लोन लिया हमने 10 लाख का, और सिक्योरिटीज के एसेट जो हम उसको दिए थे उससे हमको रिलाइज हुआ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन 22 लाख, यानी कि 22 लाख। तो 10 लाख उसे पेमेंट करने के बाद, 10 लाख उसे पेमेंट करने के बाद जो भी सरप्लस होगा वो कहलाएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। 12 लाख सरप्लस हुआ ना, 10 लाख तो ले लिया, बचा कितना, 12 लाख। तो 12 लाख मेरे लिए कहलाएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। कैसे नो? यस या नो? क्लियर है ना जी? अगला हम लोग बात करते हैं, ये तो पहले हम लोग एस्टिमेट कर दिए, रियलाइज कर लिए, इतना पैसा हमारे पास रियलाइज होकर के आ गया। एक और होता है रिसीव फ्रॉम कॉल। रिसीव फ्रॉम कॉल्स, जैसे कॉल्स इन एरियर होता है ना,
तो जो पैसा आपका किसी शेयर होल्डर्स के यहाँ बकाया है, तो अब बंद हो रही है, तो अब तो उससे मांगेंगे ना, उसका जितना लायबिलिटी था, जैसे वो 100 रुपया का शेयर लिया था, 75 रुपया दे दिया, 25 रुपया उसके यहाँ बकाया था, तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो 25 रुपया हम उससे मांगेंगे, वो दे देगा, वही कहलाएगा रिसीव फ्रॉम कॉस्ट। क्लियर? अब आप लोग के पास इसको आप जोड़ दोगे, आपके पास पैसा आ गया, जितना पैसा आ गया अब उसमें पेमेंट करोगे। कंपनीज एक्ट जो है वो पेमेंट करने की क्राइटेरिया को फिक्स की हुई है, पेमेंट करने की क्राइटेरिया फिक्स की है कि पहले किसको पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहला पेमेंट होगा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पेमेंट लीगल चार्ज, फर्स्ट पेमेंट होगा लीगल ये स्टेज आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला पेमेंट किसका होगा? लीगल चार्ज का, ऑलवेज याद रखोगे आप। पहला पेमेंट क्या होगा? लीगल चार्ज, ऑलवेज आप कंसीडर करोगे। सेकेंड होगा सेकेंड होगा आपका, पहला तो होगा लीगल चार्ज, और सेकेंड होगा जब हम लोग लीगल चार्ज अगर दिया होगा तो पेमेंट करें, नहीं दिया होगा तो आगे बढ़ना है। अगर लीगल चार्ज नहीं होता कुछ तो हम लोग डायरेक्ट सेकेंड पर पेमेंट पहला होगा। क्लियर? लीगल चार्ज है, फिर हम लोग सेकेंड में बात करते हैं किसका? सेकेंड लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। लिक्विडेटर रेमुनरेशन का मतलब क्या? वैसे पर्सन जो पर्सन को आपने अपॉइंट किया था एसेट से रिलाइज और पेमेंट करने के लिए, तो पहला पेमेंट वो लेगा, सेकंड पेमेंट। तो जब सेकंड पेमेंट लेगा तो पहले तो लेगा ए में फिक्स, तो या तो गिवन होगा कि इतना हमको देना है आपको, बी में या तो बोलेगा जितना एसेट्स हम रिलाइज करेंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमको चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट्स, या सी रिलाइज फ्रॉम एसेट लेगा, या सी वो ऐसा भी कर सकता है रिलाइज फ्रॉम एसेट नहीं लेकर के वो आपसे मांगे, या दोनों मांग सकता है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स। या तो तीनों के तीनों तरीका से ले सकता है, या कोई भी दो तरीका ले सकता है, या कोई अकेले भी ले सकता है। तो हर जैसे पेमेंट अब इसका तो फिक्स तो गिवन होगा, ये फिक्स तो ऑलवेज क्या होगा? गिवन होगा। बाकी कैसे देगा वो आगे हम बताएंगे। अमाउंट परसेंटेज 10% बोलता है अमाउंट रिलाइज, जितना अमाउंट रिलाइज होगा उसका 10%। परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स, इसका भी निकालना हम बताएंगे आपको। अगला थर्ड लिक्विडेटर रेमुनरेशन के बाद होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखते जाइएगा नोट्स में, नोट्स में सारा की लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। फोर्थ डिवेंचर होल्डर्स, फिफ्थ
अनसिक्योर क्रेडिटर्स, जिस पे परसेंटेज बोला था वो। सिक्योर क्रेडिटर्स में पहला होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देते हैं हम लोग, और सेकेंड हम लोग देते हैं जो अदर अनसिक्योर्ड होगा। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है, आप लोग इंसॉल्वेंसी में याद होगा प्रेफरेंशियल यानी विच है प्रेफरेंशियल राइट्स, पहले उसको पेमेंट होगा, बाकी सब किसी क्रेडिटर्स को होगा। इंसॉल्वेंसी बिकम फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे ना जी, याद है कि नहीं है? यस सर। ना, तो उसे हम लोग पढ़े थे, वही चीज है। अदर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6 रिटर्न टू कंट्रीब्यूटीज। रिटर्न टू कंट्रीब्यूटीज में पहला होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे और दूसरा देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जब भी बनाइएगा सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले रिसीप्ट हम लिख लेंगे, रिसीप्ट जितना आया उसको हमने दिखा दिया। अब उसके बाद पेमेंट स्टेज बाय करेंगे। अगर पैसा मेरा कहीं भी खत्म हो गया तो वहीं से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि तो जितना पैसा है उससे अलावा पैसा कहीं से आएगा भी नहीं, आपको उससे ज्यादा पैसा किसी पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। स्टेज लेकिन यही होगा, सबसे पहले लीगल चार्ज है तो पहले लीगल चार्ज का ही पेमेंट होगा, उसके बाद लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का ही पेमेंट होगा, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा, फिर डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर अदर्स। बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले देंगे, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। अगर हम बोले सबसे पहले तो रियलाइज करोगे, फिर पेमेंट करोगे। पेमेंट का स्टेज याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई एक नहीं होगा तो उसको आगे बढ़ जाएंगे हम। अगर होगा तो पहले उसको पेमेंट करेंगे, पहले लीगल चार्ज, फिर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर डिवेंचर होल्डर्स, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर में पहले प्रेफरेंशियल, फिर अदर्स, और छठा में रिटर्न टू कंट्रीब्यूटीज। जहां पे पैसा खत्म हो जाएगा वहीं पे क्लोज कर देंगे। जहां पे पैसा खत्म हो जाएगा, जितना रिसीप्ट होगा उससे ज्यादा कहीं पेमेंट हो नहीं सकता है, तो जहां पे पैसा खत्म हो जाएगा वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे।